नमस्कार, स्वागत है आपका एबीपी न्यूज में। आपके साथ मैं हूं नेहा पंत। वक्त है बड़ी बहस का। न्यूज चैनल न्यूज एक्सप्रेस ने एक स्टिंग के जरिए दावा किया है कि 11 सर्वे करने वाली एजेंसियां पैसे लेकर पार्टी के कहने पर सर्वे के आंकड़ों में छेड़छाड़ करने के लिए तैयार हैं। इसके बाद राजनीतिक दलों ने ओपिनियन पोल रोकने से लेकर संपादकों की गिरफ्तारी तक की मांग कर दी है, जबकि हकीकत यह है कि स्टिंग में मीडिया की कोई भूमिका नहीं है, क्योंकि स्टिंग करने वाले पत्रकार सर्वे करने वाली एजेंसियों के पास नेताओं के एजेंट बनकर गए थे। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यह है कि स्टिंग के बहाने मीडिया को चोर कहना क्या सही है? ओपिनियन पोल को मैन्युफैक्चर और मैनिपुलेट करने की कोशिश की जा रही है, और इसमें सबसे बड़ा रोल सी वोटर का रहा, क्योंकि उसका इस देश के कुछ सबसे बड़े टीवी चैनल्स के साथ एग्रीमेंट है, जिसमें टाइम्स नाउ, हेडलाइंस टुडे और इंडिया टीवी मेन शामिल हैं। केजरीवाल जिन चैनलों से सफाई मांग रहे हैं, उनमें से हेडलाइंस टुडे का इंडिया टुडे ग्रुप और टाइम्स नाउ कल ही ऐलान कर चुके हैं कि उन्होंने सी वोटर से करार रोक दिए हैं। इंडिया टीवी का पक्ष अभी आना बाकी है। दरअसल न्यूज एक्सप्रेस चैनल ने ऑपरेशन प्राइम मिनिस्टर के नाम से स्टिंग ऑपरेशन किया, जिसमें दावा किया गया है कि सर्वे करने वाली 11 एजेंसियां पार्टियों के कहने पर हेर फेर के लिए राजी हैं। लेकिन देश भर में सर्वे करने वाली 2 बड़ी एजेंसियां नीलसन और सीएसडीएस ने साफ इनकार कर दिया था। नीलसन एबीपी न्यूज के लिए ओपिनियन पोल करता है, जबकि सीएसडीएस सीएनएन आईबीएन के लिए सर्वे के आंकड़े उपलब्ध कराती है। जिन एजेंसियों के बारे में दावा किया गया कि उन्होंने आंकड़ों में हेराफेरी का भरोसा दिलाया, उन्होंने ही स्टिंग में बताया कि मार्जिन ऑफ एरर 3 से 5% तक हो सकता है। जब हम कहते हैं कि हम आपके लिए पैसा लेकर के मार्जिन ऑफ एरर को 5% तक पहुंचा देंगे, 2% और ऊपर नीचे कर देंगे, 10 की सीटों को बढ़ा करके 18 तक पहुंचा देंगे, जनता को क्या समझ में आएगा कि मार्जिन ऑफ एरर क्या है? तो ये बहुत ही हैरान करने वाली चीजें हैं कि पर्दे के पीछे क्या हो रहा है। स्टिंग से 3 बातें समझ में आती हैं। पहली बात, स्टिंग करने वाले पत्रकार वहां नेताओं के एजेंट बनकर गए थे, न कि किसी मीडिया के प्रतिनिधि। नंबर 2, ये सच है कि आंकड़ों में मामूली सा फेरबदल भी एकदम गलत है, लेकिन 11 एजेंसियों में से कोई भी ये नहीं कह रहा कि वो हारती पार्टी को जितवा देंगे। तीसरी बात, स्टिंग में दिखाई गई 11 एजेंसियों में से किसी ने नहीं कहा कि उन्होंने पहले कभी मीडिया या किसी और के कहने पर भी छेड़छाड़ कर आंकड़ा दिखवाया हो या फिर छपवाया हो। विनोद जी, आपने कहा कि पास के किसी सर्वे में जो कि पब्लिश हुआ हो या ब्रॉडकास्ट हुआ हो, उसमें इस तरह का मैनिपुलेशन हुआ है या नहीं, ये आपके डेटा में नहीं है। तो इस तरह के स्टिंग ऑपरेशन से आप दिखाना क्या चाहते हैं? कई तरह के लोग कई तरह के दावे करते हैं। जब तक क्राइम कमिट नहीं हुआ है, तब तक आप साबित क्या करना चाहते हैं? नहीं, उसमें हमारे सामने भी एक बहुत बड़ी दुविधा थी कि हम भी क्राइम कमिट करें और हम भी एक डेटा को फर्ज करें और डेटा को मैनिपुलेट करवाएं। इसको करने के साथ साथ हम ये भी जानते थे कि ये करना गुनाह भी होगा। इसीलिए हमने अपने स्टिंग ऑपरेशन को सिर्फ उनके मोटिव तक, उनके जो आशय है और उनकी जो नीयत है, उस तक रखा। कोई डेटा जो मैनिपुलेटेड हो वो आपने क्या इकट्ठा किया है, या केवल लोग दावा करें कि मैं ऐसा कर सकता हूँ? आप उसको पब्लिश ना करें, ऑन एयर ना करें, लेकिन आपके पास क्या कोई ऐसा डेटा है मैनिपुलेटेड? नहीं। जब स्टिंग करने वाला चैनल ये साफ साफ कह रहा है कि स्टिंग में फंसी किसी भी एजेंसी का सर्वे ना छपा और ना दिखाया गया, तो फिर ये कहां साबित होता है कि पार्टी और सर्वे करने वाली एजेंसी की साठगांठ में मीडिया दोषी है? लेकिन स्टिंग के बाद राजनीतिक दल मीडिया को दोषी ठहराने में जुट गए। कांग्रेस ने ओपिनियन पोल पर बैन लगाने की मांग की, तो आपके प्रवक्ता आशुतोष ने इस माफिया पर मुकदमा चलाने और गिरफ्तारी की मांग तक कर डाली है। अपने आप में एक बहुत बड़ा माफिया इस देश के अंदर पिछले कई महीनों से काम कर रहा है। इस माफियागिरी के अंदर बड़े बड़े एडिटर शामिल हैं, न्यूज चैनल शामिल हैं, साथ ही साथ ओपिनियन पोल करने वाली एजेंसी शामिल हैं, इनके पीछे पॉलिटिकल पार्टी शामिल हैं, कुछ बड़े नेता इसमें इन्वॉल्व हैं और कुछ इनके पीछे जो पूरा पैसा फंड कर रहे हैं वो इन्वॉल्व है। इस स्टिंग ऑपरेशन से क्लियर है कि ये जो माफिया है, इसको एक्सपोज करना चाहिए, इसकी हाईएस्ट बॉडी से इसकी इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए। जो लोग इसमें इन्वॉल्व है, चाहे कितना भी बड़ा नेता हो, चाहे कितना भी बड़ा फंडर हो, उसको गिरफ्तार किया जाना चाहिए। हम लोगों ने अपनी बात इलेक्शन कमीशन के सामने रखी है। इलेक्शन के खत्म होने के बाद, पोलिंग के खत्म होने के 48 घंटे तक के इन ओपिनियन पोल्स को क्या बैन कर सकते हैं और इनको बैन होना चाहिए। तो ये 11 कंपनीज पाई गई हैं, इसके अंदर संदिग्ध पाई गई हैं, इनको हमेशा के लिए बैन किया जाना चाहिए और दूसरा, इनके खिलाफ में एफआईआर भी लॉन्च होनी चाहिए। जब इस पूरे स्टिंग में मीडिया कहीं से शामिल ही नहीं है, तो वो गुनहगार कैसे हो गया? बड़ा सवाल ये है कि क्या स्टिंग के बहाने मीडिया को चोर कहना सही है?
सवाल यही है कि सर्वे एजेंसियों को लेकर अगर कोई गड़बड़ी पाई गई है, जैसा कि स्टिंग में सामने आया है, तो उसके लिए मीडिया को दोष देना और जिम्मेदार ठहराना आखिर कितना सही है। हमारे साथ आज की इस चर्चा में खास मेहमान मौजूद हैं। न्यूज़ एक्सप्रेस चैनल के एडिटर इन चीफ विनोद कापड़ी जी हमारे साथ इस चर्चा में मौजूद हैं। विनोद कापड़ी जी, मैं सबसे पहले आपका रुख करना चाहूंगी और सवाल इस पूरे स्टिंग ऑपरेशन के बाद ये उठ रहा है कि ये कहीं ना कहीं मीडिया का दोष है, जबकि हम जानते हैं कि उस स्टिंग में जो लोग अप्रोच करने के लिए गए थे वो पार्टी के एजेंट थे और सर्वे एजेंसियों से उनकी बात हुई थी। इस पूरी कवायद में मीडिया कहीं नहीं है, लेकिन दोष मीडिया पर ही मढ़ा जा रहा है। आप क्या कहेंगे? देखिए, मैंने अभी आपकी जो रिपोर्ट देखी उसमें मैं 2 स्पष्टीकरण कर देना चाहूंगा। शायद उसका आशय आपने गलत निकाला। पहला तो ये कि जो आपकी जो पॉइंट नंबर 2 था कि स्टिंग ऑपरेशन में कहीं ये नहीं कहा गया कि वो किसी हारती हुई पार्टी को जिता देंगे। स्टिंग ऑपरेशन में कुछ पोलस्टर्स ने, जो सो कॉल्ड पोलस्टर्स थे, उसमें कुछ लोगों ने ये भी दावा किया, जब हमारे लोगों ने पूछा उससे कि जहां हमारी सिचुएशन बहुत कमजोर है तो क्या आप वहां हमको वोट परसेंटेज हमारा बढ़ा देंगे, मार्जिन ऑफ एरर बढ़ा देंगे? तो उन्होंने कहा कि हाँ, बढ़ा देंगे। तो एक तो बात ये थी। और दूसरी बात आपने कहा कि स्टिंग ऑपरेशन में ये कहीं नहीं कहा गया कि ये पहले भी कुछ एजेंसियों ने गड़बड़ की है। तो स्टिंग ऑपरेशन में ये बात भी है कि कुछ जो पोलस्टर्स हैं जिन्होंने स्पष्ट कुछ चुनाव का उदाहरण देकर के बताया कि उन चुनाव में उन्होंने गड़बड़ की थी और गड़बड़ इस हद तक हुई है। उत्तर प्रदेश के चुनाव का उन्होंने जिक्र किया, जो उनकी तरफ से दावा है कि उत्तर प्रदेश के चुनाव में उनको एक पार्टी ने कहा कि हमें 200 सीट दे दीजिए और कुछ ही दिनों के बाद दूसरी पार्टी ने कहा कि नहीं, हमको 200 सीट चाहिए। तो उसके बाद उन्होंने रातों रात एक कंपनी बनाई जिसमें एक्स कंपनी से 200 सीटें गई एक अमुक पार्टी को और वाई कंपनी से 200 सीटें गई दूसरी पार्टी को, और अगले दिन एक ही अखबार में दोनों सर्वे छपे। तो ये दावे उनकी तरफ से किए गए, जिसका हमने उसमें बताया था। और जहां तक आपने बात की मीडिया की, और इसमें ये बिल्कुल मैं आपकी बात से सहमत हूं कि मीडिया को लेकर के जो इसमें सवाल उठे, उसकी भूमिका, जो उनके दावे हैं, उसकी जरूर जांच की जानी चाहिए। हमने अपने स्टिंग ऑपरेशन में कहीं इस बात का जिक्र नहीं किया कि मीडिया इसमें शामिल है। हाँ, मीडिया की भूमिका या मीडिया के कुछ संपादकों की भूमिका या कुछ चैनलों की भूमिका या अखबारों की भूमिका के बारे में जो सवाल उठ रहे हैं, उसको लेकर के एक पारदर्शिता होनी चाहिए। अगर मैं गड़बड़ कर रहा हूं, अगर विनोद कापड़ी चोर है तो विनोद कापड़ी की जांच होनी चाहिए और उसको लेकर के मुझे कभी कोई आपत्ति नहीं होगी और मीडिया को भी खुले मन से इसको स्वीकार करना चाहिए। और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि एबीपी न्यूज कम से कम इस बहस को कर रहा है कि आज एबीपी न्यूज के अंदर ये हिम्मत है कि एबीपी न्यूज इस बहस को सामने ला रहा है कि क्या मीडिया को चोर कहना सही है। ठीक है, लेकिन आप ये मान रहे हैं कि जो पूरा स्टिंग हुआ विनोद कापड़ी जी, उसमें यही है कि जहां पर बात हो रही है हेरफेर करने या करवाने की, सीधे सीधे मीडिया हाउस का इन्वॉल्वमेंट नहीं आया है, लेकिन हम देख रहे हैं कि किस तरह से राजनीतिक दल जो है वो सीधे सीधे मीडिया चैनल्स पर, टीवी चैनल्स पर उसको लेकर चोट कर रहे हैं और वो जो है वो एक तरह से मीडिया को चोर कहलाने के लिए अब एक हथियार बन रहा है। हमारे साथ आम आदमी पार्टी से योगेंद्र यादव जी मौजूद हैं। योगेंद्र जी, आज आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हम लोगों ने सुनी और आपने कहा कि आपके लिए धर्म संकट जैसी स्थिति है, क्योंकि आप ये जो पोलिंग का जो पूरा काम है इससे बहुत वक्त तक जुड़े रहे हैं। सवाल ये है कि क्या इस स्टिंग के माध्यम से जो भी गंभीर बातें सामने आई हैं उनको लेकर जो सवाल है वो गलत जगह नहीं उठाए जा रहे? सर्वे एजेंसियों को लेकर अगर कुछ गंभीर चीजें सामने आई हैं, सवाल सर्वे एजेंसियों और उनके काम करने के तरीके पर होना चाहिए। जो मीडिया हाउस आधा घंटा 1 घंटा पहले उनसे डेटा ले रहा है, उसको कटघरे में खड़ा कर देना, गिरफ्तारी की बात कर देना, क्या ये सही? मीडिया का काम है सवाल पूछना, और मैं समझ सकता हूं मीडिया 364 दिन अग्रेसिव रहता है, लेकिन 365 दिन में एक दिन मीडिया को कुछ सवालों का जवाब भी देना चाहिए। तो इसलिए आज आपको आक्रामक होने की जरूरत नहीं है। खासतौर पे आपकी चैनल तो संदेह के कटघरे में है नहीं, तो आप बड़े रिलैक्स बात कर सकती हैं। देखिए, ये कहना बिल्कुल गलत है कि मीडिया का कोई लेना देना नहीं है। अगर मैं एक चैनल चलाऊं और मैं कहूं कि फलां सज्जन शेयर मार्केट के एक्सपर्ट है, ये आपको बड़ी अच्छी एडवाइस देंगे, और कल को पता लगे कि वो सज्जन शेयर मार्केट में किसी और से पैसा लेके मेरे को एडवाइस दे रहे थे, तो उसमें आपका दोष होगा। मीडिया जिसको एक्सपर्ट के रूप में पेश करता है, जिसको भविष्यवाणी की तरह बताता है, उस एजेंसी की क्रेडिबिलिटी से दूर नहीं हो सकता। एक तरफ आप ये नहीं कह सकते कि एसी नेल्सन तो इसमें इन्वॉल्व नहीं है, आपकी चैनल अपनी पीठ थपथपाए, अच्छी बात है, आपको थपथपानी चाहिए। लेकिन दूसरी तरफ आप ये नहीं कह सकते कि बाकी जिनके लोग इन्वॉल्व हैं उनका कोई दोष नहीं है।
देखिए, जब आप एजेंसीज को लिया जाता है तो उसके अंदर उसकी क्रेडिबिलिटी मीडिया की जिम्मेवारी है। अगर ये पता लग, और ये कहना बिल्कुल गलत है कि ये पोल दिखाए नहीं गए इत्यादि, हम पता नहीं क्यों इतनी बेकार की बातें कर रहे हैं। अगर आज कोई दिखाए कि आपकी टेलीविजन चैनल का कोई पत्रकार पैसे लेके न्यूज बनाने को तैयार है, चाहे वो न्यूज चले ना चले, आपकी एजेंसी पे सवाल उठेगा कि नहीं उठेगा? ठीक है, विजय इसमें कहना चाहते हैं। बड़े सवाल हैं। योगेंद्र जी, सवालों का एक जवाब सवाल देना है चाहिए, विजय विद्रोही का देना आपसे। चाहिए। जी, क्यों डर रहे हैं हम? योगेंद्र जी, हम अपनी पीठ कतई नहीं थपथपा रहे हैं कि एसी नीलसन जिनसे हम चुनावी सर्वे कराते हैं वो इस में बेदाग निकला है या वो इसमें शामिल नहीं है, इसकी हमें चिंता नहीं है। हमें बड़ी चिंता है, जिसके लिए हम ये एबीपी न्यूज़ पर ये सवाल उठा रहे हैं कि पूरा मीडिया इस बहाने कटघरे में खड़ा हो गया है। और ये एक बड़ी चिंता की बात है कि इसमें अगर कोई मीडिया हाउस ऐसा करता कि किसी उसके पास अगर वो कोई एजेंसी एक पोल का सर्वे लेकर आती किसी संपादक के पास और कहती कि साहब हमने बीजेपी को 226 दिए हैं और कांग्रेस को 70 दिए हैं, और संपादक कहता कि साहब आप 236 को घटाकर 200 कर दीजिए और कांग्रेस के 70 बढ़ाकर 100 कर दीजिए, तब तो आप मानेंगे कि मीडिया चोर है इसमें। लेकिन अगर आप किसी एजेंसी को सर्वे का काम सौंपते हैं और वो प्रोफेशनली बेईमानी करता है तो उसमें आप संपादक को कैसे कटघरे में खड़ा कर सकते हैं? विजय जी, पहली बात तो ये कि संपादक का काम होता है देखना कि उसका पत्रकार ईमानदारी से पत्रकारिता करे, उसकी सर्वे एजेंसी ईमानदारी से सर्वे करे, उसका वेदर रिपोर्ट करने वाला ठीक वेदर रिपोर्ट दे। ये सब संपादक का काम होता है। पता नहीं क्यों आप इससे बच रहे हैं। और मैं समझता हूं बिल्कुल आपको शोभा नहीं देता विजय भाई। अगर पार्टियों के ऊपर सवाल उठें और उस दिन मैं जंप करके कहूं इस देश की पार्टियों को बचाना चाहिए, बड़ी गंभीरता की बात है, तो मुझे शोभा नहीं देगा। अगर 365 दिन में से एक दिन मीडिया के बारे में सवाल उठे और उस दिन इस देश का मीडिया अपने आप को बचाता हुआ दिखाई दे तो बचा नहीं रहे, क्या लगेगा? अगर बचा रहे होते तो हम चर्चा नहीं कर रहे होते। मैं तो समझता हूँ आप जैसे पत्रकार को तो चर्चा नहीं कर रहे होते। आप जैसे पत्रकार को तो दूसरों से ज्यादा आगे बढ़ के आना चाहिए। आप जैसे पत्रकार को कहना चाहिए मीडिया पे थोड़ी सी जिम्मेवारी बनती है, तो मैं इसकी जरूर बहुत ज्यादा जांच करना चाहता हूं। आपको ये शोभा देता है, पता नहीं क्यों आप डिफेंड करने के डिफेंड नहीं कर रहे सर, डिफेंड करने की जरूरत आप गलत समझ रहे, डिफेंड नहीं कर रहे। हम तो कह रहे हैं कि ये गहन चिंता की बात है, लेकिन हम ये जानना चाह रहे थे कि इसमें सीधे सीधे अभी जैसे विनोद जी भी कह रहे थे कि वो पॉलिटिकल एजेंट बन के मिले थे, वो किसी मीडिया के संपादक या कोई मीडिया के प्रतिनिधि बनकर नहीं मिले थे कि आप हमारे चैनल के लिए सर्वे करिए। वो एक पॉलिटिकल पार्टी के एजेंट बनकर मिले थे, जो कर रहे थे सर्वे, जिनसे वो स्टिंग कर रहे थे। तो इसलिए मैं ये सवाल उठा रहा था। रीटा जी, मेरा सवाल आपसे, अगर आप मुझे सुन पा रही हैं, आपकी पार्टी का स्टैंड है कि ओपिनियन पोल्स को बैन कर दिया जाए। आपको लगता है इससे सब कुछ ठीक हो जाएगा? जी देखिए ओपिनियन पोल्स आज से नहीं, पिछले 10 साल से संदेह के घेरे में है। तभी चुनाव आयोग आज 10 साल से सभी राजनीतिक दलों से पूछ रहा है कि इसको रहना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। और पहले सभी राजनीतिक दलों ने, जिसमें भारतीय जनता पार्टी भी शामिल थी, सबने ये सलाह दी थी कि इसको बैन होना चाहिए। और मैं ये मानती हूँ कि कोई ऐसी व्यवस्था जो कि एक निष्पक्ष मन को प्रभावित करती हो, खासतौर से इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया, जो आदमी पॉलिटिकल नहीं है, पेरिफेरी पे है, अगर आप उसको यूं परोसेंगे कि फला पार्टी को 80% लोग चाहते हैं, फला पार्टी को 5% चाहते हैं, तो वो उसके ऊपर मन पे प्रभाव आता है कि लेट्स गो विद द मेजॉरिटी, बहुमत के साथ चलो। तो मैं ये समझती हूँ कि इसलिए बंद होना चाहिए कि इसका प्रभाव प्रभावित करने का बहुत बड़ा एक मादा है। आपने बात कही, मैं उससे आगे ले जाऊंगी मैम, लेकिन मैं इस चीज को आगे ले जाती हूँ। चैनल जिम्मेदार नहीं है, ठीक है, उस पर मैं आऊंगी क्योंकि चर्चा ही उस बारे में हो रही है। लेकिन क्योंकि बीजेपी से आर के सिंह साहब हमारे साथ मौजूद है, सिंह साहब, इस पूरे घटनाक्रम के सामने आने के बाद ये भी कहा जा रहा है, पूछा जा रहा है, आम आदमी पार्टी की तरफ से पूछा गया है कि नरेंद्र मोदी और बीजेपी ये बताएं कि उन्होंने मीडिया वालों को कितने पैसे दिए इस तरह के सर्वे के लिए। ये अटर नॉनसेंस है। जबकि देखिए, बहुत सारी ऐसी एजेंसीज हैं जो कि सर्वेज कर रही हैं, उसमें से कुछ खराब हो सकती है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि सभी सर्वेज खराब हैं। बहुत सारे इसमें रिप्यूटेड सर्वे एजेंसीज भी हैं जिनके बारे में कहीं किसी ने कभी प्रश्न नहीं उठाया। तो ये कहना कि हाँ साहब से सभी सर्वेज खराब है, ये बिल्कुल गलत बात है। ठीक है, ये योगेंद्र जी हैं, ये भी तो किसी से जुड़े ही हुए थे, जहाँ तक मुझे स्मरण है, किसी ऐसे ही सर्वे कंपनी से जुड़े हुए थे।
जबकि सर्वेज ये बता रही हैं कि कोई एक पार्टी अच्छा कर रही है या लीड कर रही है तो दूसरे पार्टियों को तकलीफ होना लाजिमी है। मेरे ख्याल से यही ये हो रहा है और ये इसीलिए सभी जो कांग्रेस पार्टी वगैरह है ये सर्वे के खिलाफ है, क्योंकि ये साफ पब्लिक के मूड को तो आप मानते हैं ओपिनियन पोल्स बैन नहीं होने चाहिए और आपका मानना है कि जो ओपिनियन पोल्स है वो मूड लेकर आ रहे हैं सामने जनता का। रीता जी, मैं आऊंगी आपके पास। मुझे पता है राजनीतिक पार्टियों के लिए ये एक डिबेटेबल पॉइंट होगा, लेकिन क्योंकि हमारे साथ सर्वे एजेंसी सिस्रो के धनंजय जोशी जी मौजूद हैं और ये जो स्टिंग हुआ है इससे सर्वे एजेंसीज जो है उनके भविष्य को लेकर एक संकट और बड़ा सवाल खड़ा हो जाता है, इसलिए उनसे पूछना जरूरी है। धनंजय जी, आप इस पूरे प्रकरण को कैसे देख रहे हैं? देखिए, ये जो हुआ है पूरा स्टिंग, इससे एक बात तो साफ आई है कि फर्जी सर्वे बहुत होते हैं और ये बात सब लोग जो सीरियस पोलस्टर्स हैं वो दसियों साल से ये बात कह रहे हैं। योगेन जी कहते रहे हैं कि सर्वे क्या होता है और सर्वे क्या नहीं होता है, इसे डिफाइन करने के लिए, रेगुलेट करने के लिए कोई गिल्ड हो, जैसे आपके एडिटर्स गिल्ड होते हैं, या एक इस प्रकार की एक ऑर्गेनाइजेशन होनी चाहिए। अमेरिका में एपॉर है, यूरोप में एसओमार है, ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो कि क्वालिफाई करती हैं कि ये सर्वे ठीक है, ये सर्वे गलत है। तो वो जो है अब इट्स हाई टाइम हिंदुस्तान के अंदर भी होना चाहिए। दूसरी बात ये है कि ये जो स्टिंग हुआ है इसके अंदर कई बड़े नाम आए हैं, साथ ही साथ काफ़ी सारे लोगों ने CSDS और AC निल्सन का नाम साफ आया है। ये स्टिंग हम पे भी हुआ था और ये मुझे समझ में नहीं आया कि अभी तक, और जो है न्यूज़ एक्सप्रेस के संपादक हैं यहाँ, तो मैं उनसे पूछना चाहूँगा कि अभी तक हमारा नाम साफ नहीं किया गया है। स्टिंग बाकायदा हम पे भी हुआ था, तो जो है जिन एजेंसीज का नाम साफ किया जा सकता है, जिन्होंने बिल्कुल क्लियरली मना किया मैनिपुलेशन के लिए, उनके बारे में भी क्यों ना बात की। ठीक है आनंद प्रधान जी, आपको क्या लगता है? सर्वे एजेंसियों पर सवाल अपने आप में गंभीर हो सकते हैं, लेकिन इसको एक बेस बनाते हुए मीडिया पर हमला बोलना और संपादकों को चोर बताना कितना सही है? देखिए, मैं समझता हूं कि मीडिया पर और संपादकों पर ये पहली बार सवाल नहीं उठ रहे हैं। पिछले कुछ सालों में कई ऐसे प्रसंग आए हैं जो सवाल उठे हैं मीडिया पर, और इसको लेके परेशान नहीं होना चाहिए। जैसे सभी नेता चोर नहीं है, सभी अफसर चोर नहीं है, वैसे सभी मीडिया चोर नहीं है। पर यह कहना कि सभी मीडिया के लोग ईमानदार हैं, मीडिया में कोई कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं है, मीडिया में कोई गड़बड़ियां नहीं है, ये भी कहना ठीक नहीं है। और मुझे लगता है कि इस मामले को एक तरह से हमें एक वार्निंग सिग्नल की तरह से देखना चाहिए। और जो सर्वे एजेंसियों का ये जो आज का ताजा मसला है, मुझे लगता है कि सर्वे एजेंसियों को जब आप हायर करते हैं तो किसी को भी बहुत ठोक बजा करके, क्योंकि अंततः उस पर चैनल की भी क्रेडिबिलिटी डिपेंड करती है। जब भी इस तरह की एजेंसियों के, सर्वे एजेंसियों के जो प्रेडिक्शंस हैं वो फेल होते हैं, तो कहीं ना कहीं चैनल की क्रेडिबिलिटी पर भी धक्का लगता है और उसको बार बार सवाल बनाया जाता है। तो मुझे लगता है कि उसकी कुछ जिम्मेदारी चैनलों पर भी आती है, और जाहिर है कि अगर चैनल पर उसकी जिम्मेदारी आती है, मीडिया हाउसेस पर उसकी जिम्मेदारी आती है, तो किस तरह के सर्वे एजेंसी को हम हायर कर रहे हैं उसके बारे में। लेकिन यहाँ पर तो जो संदेह के घेरे में है, सी वोटर नाम की भी एजेंसी है। अब सी वोटर का अगर इमेज के हिसाब से जाया जाए और एक स्टिंग से पहले की बात की जाए तो हेडलाइंस टुडे के लिए, आज तक के लिए, टाइम्स नाउ के लिए किया, और जब से ये आया तब से उन लोगों ने अपना जो करार है वो उस वक्त तक के लिए रोक दिया है। तो ऐसा नहीं है कि जब मीडिया को पता लगा तो मीडिया कदम नहीं उठा रहा। विनोद कापरी जी, लेकिन यहाँ पर सवाल यही है कि यहाँ पे सवाल विनोद कापरी जी यहीं पर है। मैं समझता हूँ कि बिल्कुल ठीक किया है। ठीक है, और नहीं, लेकिन जो क्रेडिबिलिटी की बात है सर, एड्रेस उसे करना जरूरी है। विनोद कापरी जी, एक बड़े व्यापक क्रेडिबिलिटी की बात किस तरह से सामने आती है? क्योंकि एक सर्वे एजेंसी को आपने कुछ सवाल दिए, मूड जानने के लिए उन्हें आपने कुछ बातें बोली, अब वो जो सर्वे करके ला रहे हैं उस इमेज के तौर पे वो काम आप उनको दे रहे हैं। अब वो उसमें किस तरह क्या गड़बड़ियां कर रहे हैं, उस पर एक मीडिया चैनल किस तरह से निगाह रखेगा, और मीडिया चैनल उसके लिए दोषी कैसे? ये आपने मुझसे सवाल पूछा जी। नेहा जी, देखिए, मैं ना थोड़ी सी बड़ी तस्वीर के बारे में बात करना चाहता हूं, और वो किसी एक चैनल या किसी एक ओपिनियन पोल और उसके बारे में बात नहीं है। बात यह है कि हम लोग मतलब हम जो मीडिया है, हम कौन हैं, हम क्या हैं।
हम लोग जो करते हैं, हम लोग जो कुछ दिखाते हैं, उसका जनमानस पर क्या असर पड़ता है, जनता उसको किस रूप में लेती है। सुबह वो अखबार पढ़ती है, अखबार में ओपिनियन पोल देखती है, हम किसी खबर को छापते हैं या हम किसी खबर को दिखाते हैं, उसका जनता पर क्या असर पड़ता है। तो सवाल वो सबसे बड़ा है और उसी के इर्द गिर्द हमको लगता है कि हमको देखना चाहिए। मैं जैसा मैं आनंद जी की बात से बिल्कुल सहमत हूं कि सभी मीडिया वालों को चोर कहना तो बिल्कुल ही गलत होगा, लेकिन साथ ही साथ योगेंद्र यादव अगर ये कहते हैं कि हमसे सवाल पूछा जाना चाहिए, तो ये बात सही है कि हम कोई खुदा नहीं, हम कोई भगवान नहीं कि हमसे सवाल नहीं पूछा जा सकता। हम गलत करते हैं तो हमसे भी सवाल पूछा जाना चाहिए। हम लोग कोई एक गलत खबर दिखाते हैं तो हम सबकी एक प्रैक्टिस है कि हम लोग अगले दिन या तुरंत माफी भी मांगते हैं कि वो गलत हमने खबर दिखाई। और मुझे लगता है कि अगर ओपिनियन पोल गलत होते हैं या हमारा कोई ओपिनियन पोल हम जो करते हैं वो गलत हो जाता है, साबित होता है, तो उसके लिए भी हमको माफी मांगनी चाहिए। जिस छानबीन के संदर्भ की बारे में बात हो रही है, तो उस संदर्भ में जो एजेंसीज हैं तो उनका अपना एक इतिहास है ओपिनियन पोल करने का। अगर उनकी मंशा या उनके आशय में कुछ खोट है तो उसको लेकर के जो निष्कर्ष निकलने चाहिए, उसको लेकर के देश को जो सोचना चाहिए, वो आपके सबके सामने है कि क्या उसको लेकर के आगे होना चाहिए। उसमें मैं ज्यादा कुछ मेरा कहना उचित नहीं होगा, क्योंकि मैं भी एक चैनल के हेड की भूमिका में हूं। लेकिन विनोद जी, ये सवाल मैंने इसीलिए उठाया था और इससे पहले कि मुझे मालूम है रीता जी इस पर अपनी प्रतिक्रिया देना चाहती हैं, तो कुछ बातें रीता जी मैं आपके पास आऊंगी, थोड़ा अपने अंदर झांकना होगा। जी आनंद जी मैं आती हूँ आपके पास, लेकिन उससे पहले एक चैनल को मैं ये कहना चाहता था, एक चैनल जब किसी भी एजेंसी को हायर करता है तो उसके बारे में, उसकी क्रेडिबिलिटी के बारे में, उनके मेथोडोलॉजी के बारे में, वो कैसे काम करेंगे, इसके बारे में उसको निगरानी जरूर रखनी चाहिए। क्योंकि देखिए स्टेक्स बहुत हाई हैं और जिस तरह की डेमोक्रेसी में और खास करके भारत में ओपिनियन पोल्स का असर जरूर होता है। तो जितने बड़े दांव हैं उनको देखते हुए चैनलों को उसकी महत्वपूर्ण बात आप कह रहे हैं, लेकिन विजय अगर हम अपने पोल्स क्रेडिबिलिटी को लेकर के बहुत ज्यादा बारीकी और तो जब हम इस आंकड़े को रखते हैं तो क्या सैंपल साइज था, कब से कब तक किया गया, मेथोडोलॉजी क्या ली गई, ये हर बार दिखाया जाता है। जी हाँ, हम हर बार ये दिखाते हैं कि क्या सैंपल साइज रहा, कि किस दौरान किया गया, तारीखें क्या थी और किस हिसाब से किया गया। और उसके बाद अगर कोई रॉ मटेरियल, रॉ डाटा मांगता है, जैसे योगेंद्र यादव जी ने 1-2 बार सवाल हमारे जो हमने जो दिखाया था उसको लेकर पूछे थे कि भाई उसमें वोट परसेंटेज क्या है, तो हम लोगों ने बताया था साफ तौर पे कि वोट परसेंटेज इतना है और जितनी जो सवाल हैं वो सारे बताए जाते हैं। और दूसरी बात अभी जो हो रही थी कि किसी एजेंसी जिसको आप हायर करते हैं उस पर निगरानी रखने का, तो बहुत बार होता है कि जैसे 8 बजे हम अगर अपना पोल दिखा रहे हैं तो उसकी हमें खुद डाटा उसका 6, साढ़े 6, 7 बजे तक मिलता है और उसके बाद उसकी, क्योंकि पुराना उसका एक क्रेडिबिलिटी का इतिहास रहा है, उसके अनुसार हम चलते हैं। और अब ये जो स्टिंग ऑपरेशन हुआ है वो जरूर आंखें खोलने वाला है। यहाँ पर धनंजय जी एक सवाल ये भी है, क्योंकि जब दिल्ली के चुनाव थे उससे पहले आप लोगों ने भी आम आदमी पार्टी के लिए सर्वे किया था और उसमें आप लोगों ने कितनी सीट दी थी आम आदमी पार्टी? आखिरी सर्वे जो हमने किया था उसमें कहा था कि 38 से 50 सीट के बीच में कहीं भी आ सकती है आम आदमी पार्टी की। हाँ, 38 से 50 सीटें, जो आखिरी सर्वे। हाँ, 38 से 50 सीटों की आपने बात की थी। लेकिन योगेंद्र यादव जी देखिए, आप लोगों का भी जो सर्वे सामने आया था उस हिसाब से दिल्ली में आपकी सीटों की स्थिति नहीं आई। तो अब ये तो नहीं कहा जा सकता कि जिस सर्वे एजेंसी ने किया उसने कुछ घालमेल कर दिया या कुछ गड़बड़ी हो गई। नेहा जी, मुझे समझ नहीं आता हम इतनी हल्की बातें आज क्यों कर रहे हैं। गंभीर मुद्दा है, सर्वे गलत हो सकते हैं, दुनिया के तमाम सर्वे गलत हो सकते हैं। संयोग ये है कि धनंजय जोशी द्वारा किया गया सर्वे इस चुनाव का सबसे विश्वसनीय सर्वे था। आज हम जो बात कर रहे हैं वो सर्वे के गलत सही होने की नहीं है, अच्छे से अच्छे सर्वे दुनिया के गलत होते हैं। हम झूठ, फ्रॉड की बात कर रहे हैं और इसमें जरूरी बात ये है देखना कि ये इसमें पारदर्शिता कैसे आ सके, वो जरूरी सवाल है। ये कहना बिल्कुल फिजूल की बात है कि इससे मीडिया का कोई लेना देना नहीं है, सर्वे एजेंसियों का बात है। जैसे आपको अपॉइंट करना आपके एडिटर की ड्यूटी होती है, ठीक उसी तरह से सर्वे एजेंसी की विश्वसनीयता को देखना मीडिया का काम होता है। अब ये अगर कोई चैनल कहे कि आज ही उन्हें पता लगा एजेंसी ऐसा कर रही थी तो मैं समझ सकता हूं, लेकिन आप कृपया याद कीजिए कि सी वोटर जब दिल्ली के चुनाव में कर रहा था
एक ही दिन उसने दिल्ली के चुनाव के बारे में 2 अलग अलग फोरकास्ट टाइम्स नाउ और हेडलाइंस टुडे पे की थी। तब भी मेरे जैसे लोगों ने सवाल उठाए थे कि ये हो क्या रहा है, कैसा प्रोफेशनलिज्म है। तो अगर वो संपादक कहें कि आज उन्हें पहली बार पता लगा है, तो मैं थोड़ा सा हैरान जरूर होऊंगा इस चीजों पे। हम थोड़ा ईमानदारी से बात करें इस चीज पे। मीडिया इतना अपने आप को डिफेंड करने में क्यों तुला हुआ है? अगर मैं पार्टियां अपने आप को डिफेंड करेंगी तो आप कहेंगी कि पार्टियां डिफेंड करेंगी तो आप कुछ कहेंगी। हाँ, योगेंद्र जी, विनोद जी कुछ कहना चाहते हैं इस पे। जी विनोद जी। नहीं, मैं योगेंद्र जी की बात में एक छोटी सी उसमें एक बात और ऐड करना ये चाहूंगा। जिस बात पे योगेंद्र जी ने बात की है कि जब उनसे पूछा गया सी वोटर की शर्मिष्ठा से ये पूछा गया कि आप हमको कौन सा डेटा देंगे, हम आपको सी वोटर का डेटा आपका लेना चाहते हैं, सी वोटर का बड़ा नाम है। तो उन्होंने हमसे कहा कि सी वोटर का डेटा तो ऑलरेडी हमारा कॉन्ट्रैक्टेड है, वो हम नहीं दे पाएंगे, हम आपको एबेकस का डेटा देंगे और एबेकस के डेटा में हम लोग मार्जिन ऑफ एरर 3% को 5% कर देंगे। फिर हमने सवाल पूछा कि ये जो सी वोटर का डेटा अलग है, एबेकस का डेटा अलग है, इसको लेकर के लोग सवाल उठाएंगे तो क्या होगा, ये तो बड़ा दुविधा हो जाएगी। तो उन्होंने कहा कि इसी में मजा है, राष्ट्रीय बहस होगी, टीवी चैनल्स में बहस होगी कि देखिए 2 डेटा अलग अलग कैसे आ गए। तो सवाल जो उठाए जा रहे हैं उसमें कुछ तो हम लोग को इस बात को अपने अंदर झांकना होगा कि कहीं ना कहीं कुछ तो गड़बड़ जरूर है, और वो गड़बड़ क्या है वो हम लोगों की एक जिम्मेदारी है। मुझे लगता है मेरी भी जिम्मेदारी है और सभी चैनल्स की जिम्मेदारी है। लेकिन इन तमाम चीजों के बीच में रीता जी ये कह देना कि ओपिनियन पोल्स को बैन कर देना चाहिए, क्या वो ठीक है? आप उनके लिए रेगुलेटरी बॉडी बना सकते हैं, गाइडलाइंस जारी कर सकते हैं, निगरानी का एक तंत्र हो सकता है। देखिए, पूरी चर्चा पे मैं 2-3 छोटी टिप्पणी करना चाहूंगी। सबसे पहली टिप्पणी तो मेरी ये है कि कल जो 11 स्टिंग ऑपरेशंस आपने दिखाए, उनसे क्या बातें उभर के आई कि हम सवाल इस तरह से पूछ देंगे कि आपके जो मन के रिजल्ट से आ जाए। किसी ने कहा मार्जिन ऑफ एरर जो 3% का होता है उसको देख लेंगे, उसको हम आपको अपर साइड पे ले जाएंगे। अगर आपको 10 से 13 दिखा रहे हैं तो हम 13 दिखा देंगे, आप ज्यादा कहेंगे तो उसको 18 दिखा देंगे। अब अगर आप 25% से लेके 40-45% तक मैनिपुलेट कर रहे हैं, तो जिस पॉलिटिकल पार्टी को मान लीजिए इस सीन में पार्लियामेंट में 150 सीट मिलने वाली है, आप कहते हैं 200 मिलेंगी, तो इफेक्ट करेगा कि नहीं करेगा? कि अरे भाई ये तो मेजोरिटी की ओर बढ़ रहा है। तो देखिए, जो आपके होते हैं सर्वेज, उनको भी मैनिपुलेट किया जा सकता है। ठीक है, आपने खुद दिखाया। स्टिंग के माध्यम से ये समझ आ रहा है कि कुछ को मैनिपुलेट किया गया हो सकता है या किया जा सकता है, लेकिन कई ऐसे भी हैं जहां ये नहीं किया जा रहा। कितने चैनल तो ऐसे में बैन करना सही है या फिर रेगुलेटरी बॉडी बनाना और सीधे सीधे कह देना कि संपादकों पर मुकदमा चलाया जाए, गिरफ्तार किया जाए, ये कितना सही है? हरकिशन सिंह साहब, संक्षेप में मैं आपसे जानना चाहूंगी, इस पूरे स्टिंग के बीच में जिस तरह से मीडिया के संपादकों और मीडिया पर गंभीर सवाल उठे हैं, उसे आप किस तरह से देखते हैं? देखिए, जैसे किसी वक्ता ने बीच में कहा कि किसी भी संगठन में, किसी भी समूह में कुछ अच्छे लोग होते हैं, कुछ बुरे लोग होते हैं। अगर कुछ लोगों ने गलत काम किया, खराब काम किया, तो उनकी क्रेडिबिलिटी खत्म हो जाती है। मीडिया में अगर क्रेडिबिलिटी खत्म हो गई तो आप खत्म हो गए। और जो डेमोक्रेटिक सिस्टम है उसमें यही तरीका है कि जो लोग कि लोगों की क्रेडिबिलिटी खत्म हो जाए वो बाहर निकल जाएं, और इस मामले में भी यही होगा। जो एजेंसीज की क्रेडिबिलिटी खत्म हो गई उसको फिर कोई हायर नहीं करेगा। ये सेल्फ रेगुलेटिंग प्रोसेस है। ये डिक्टेटोरियल और हिटलरियन मेथड नहीं होना चाहिए कि हम इसको बैन ही कर दें। क्यों? क्योंकि नागरिक के बतौर मेरा ये अधिकार है कि मैं अपने ओपिनियंस विभिन्न चीजों के बारे में कहूं, और लोगों को अधिकार है, मेरा अधिकार है कि मैं संगठन बनाऊं और लोगों के ओपिनियंस जानूं विभिन्न सब्जेक्ट के बारे में। कौन नेता उन्हें अच्छा लगता है, कौन पार्टी अच्छी लगती है। ठीक है, लेकिन आप मानते हैं कि इस पूरी प्रक्रिया में पारदर्शिता बरती जानी चाहिए ताकि वो किसी के साथ अन्याय उसमें ना हो। मेरे पास वक्त कम है सर, माफ कीजिएगा, इसलिए मुझे आपको रोकना पड़ रहा है। योगेंद्र यादव जी, तो क्या इसका एक समाधान ये नहीं है कि ओपिनियन पोल्स को लेकर के एक रेगुलेटरी बॉडी बने, जैसा कि धनंजय जी ने कहा कि और देशों में भी मौजूद है, और शायद इससे मीडिया में जो खराब एलिमेंट्स हैं उनके लिए भी मुश्किल हो जाएगा अगर ऐसी रेगुलेटरी बॉडी आती है तो? ठीक, यही तो मांग की है नेहा जी। हमने आज पत्रकार सम्मेलन में हम आम आदमी पार्टी ने यही तो मांग की है। हमने कोई बैन नहीं मांगा है। हमने कहा है कि एक मर्यादा संहिता बने, उसको लागू करने के लिए एक रेगुलेटरी बॉडी हो,
और सिर्फ सर्वे ही नहीं, मीडिया की बुनियादी, किस मीडिया में किसका कितना पैसा लगा है, कहाँ कौन कितना पैसा लगाता है, किस मीडिया का संपादक या किस मीडिया का मालिक किस पार्टी से जुड़ा है, कौन मीडिया चलाने के साथ में कोयले की खदान भी चलाता है, ये सारी सूचना, ये सारी चीजें पब्लिक डोमेन में आनी चाहिए। आप मानते हैं? मुझे माफ कीजिएगा, आपको रोकना पड़ रहा है सर, क्योंकि वक्त कम है मेरे पास। रीता जी, आम आदमी पार्टी कह रही है पोल्स बैन करने के वो लोग खिलाफ है, लेकिन आप तो बैन करने की बात कर रहे हैं। देखिए, सोशल मीडिया का बेइंतहा गलत इस्तेमाल हो रहा है, प्रूव हो रहा है। आपने देखा कि कैसे सर्वेस गलत हुए, ये जो कंपनीज हैं इन्होंने फ्रॉड किया, ये भी साबित हुआ। बहुत सारे जो मीडिया हाउसेज हैं उनका क्या रुख है, किसके तरफ है, कैसे है, ये भी सबको मालूम है। चुनाव आयोग 10 साल से कह रहा है कि इस पर रोक लगनी चाहिए। चुनाव आयोग ने हमारे देश के इलेक्टोरल सिस्टम को ठीक करने के लिए बहुत मेहनत की है, और अगर वो मानता है और मेजॉरिटी राजनीतिक दल इसको सही मानते हैं, तो मैं समझती हूँ कांग्रेस पार्टी का जो मत है कि इसको बंद कर देना चाहिए। चुनाव आयोग तो ये भी कह रहा है कि उन्होंने 10 साल पहले इसको लेकर रिकमेंडेशंस देके जो गेंद है वो सरकार के पाले में डाल दिया, सरकार को इससे आगे बढ़ाना है। मेरे पास वक्त खत्म हो गया। विनोद जी, बहुत संक्षेप में मैं आपसे जानना चाहूंगी, लेकिन जब इस पूरे घटनाक्रम के बीच ये कहा जाता है कि एक माफिया गैंग चल रहा है और गिरफ्तार करके मुकदमा चलाने की जरूरत है ऐसे संपादकों पर, उसको आप किस तरह से देखते हैं? मुझे लगता है कि ये थोड़ा अतिशयोक्ति है। मेरे मित्र हैं आशुतोष, लेकिन मैंने उनसे व्यक्तिगत तौर पे भी कहा और अभी मैं सार्वजनिक मंच पे भी कह रहा हूं कि ये थोड़ी सी अतिशयोक्ति है कि गिरफ्तार कर देना चाहिए, जेल भेज देना चाहिए। पहले इतने जुर्म जो लोग कर रहे हैं वो साबित होने के बाद जो कानून के उसमें जो भी कार्रवाई होनी चाहिए वो हो। साथ में लेकिन एक बात जरूर है, एक पूरी बहस से मुझे लगता है एक बात जरूर है कि हमें भी, मीडिया को भी आत्मचिंतन की जरूरत है और हमें भी पारदर्शिता की जरूरत है। चलिए, वक्त इतना ही हमारे पास। शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ आज की इस चर्चा में जुड़ने के लिए।